नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। औरंगजेब के नाम पर देश में जो विवाद खड़ा हुआ उसको लेकर चारों तरफ प्रदर्शन, धरने और यहां तक कि नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा भी हो गई। इन सब के बीच राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के दलित चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किए गए रामजी लाल सुमन ने ऐसा बयान दिया कि ये राजनीति अलग तरीके से अब शुरू हो गई। रामजी लाल सुमन ने महानायक राणा सांगा को गद्दार कह दिया। राणा सांगा का जो नाम, वास्तविक नाम है राणा संग्राम सिंह उर्फ राणा सांगा उन्हें कहते हैं, और वो महाराणा प्रताप के दादा थे। तो एक ऐसे महावीर को अगर आप गद्दार कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि रिएक्शन आएगा। और एक तरीके से जो रामजी लाल सुमन हैं उन्होंने कहा कि लोधी वंश को समाप्त करने के लिए बाबर को राणा सांगा ने ही आमंत्रित किया था, इसलिए वो गद्दार हैं। मुसलमानों के अंदर बाबर का डीएनए नहीं है, वो मोहम्मद साहब को मानते हैं। इस बयान के बाद से बवाल हो गया। देश भर के क्षत्रिय संगठनों ने हंगामा मचा दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है, और खासतौर पर क्षत्रिय नेताओं की। महाराणा प्रताप के जो दादा थे राणा सांगा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही वीर थे और लड़ते हुए उनके सीने में 80 घाव थे। एक आंख और एक हाथ भी कट गया था, लेकिन पीठ पर एक भी घाव नहीं था और वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो ऐसे महानायकों को इस तरीके की टिप्पणियों से नवाजना कहाँ तक ठीक है, इसको लेकर प्रतिक्रियाएं हैं। और एक बात जो समझ में आ रही है कि क्या औरंगजेब वाली पॉलिटिक्स को बैलेंस करने के लिए क्या राणा सांगा को इसमें घसीटा गया है? क्या हम जो विदेशी आक्रांता रहे हैं इतिहास में, जिन्होंने हमारे देश को लूटा, हमारी संस्कृति को बर्बाद किया, क्या ऐसे लोगों की तुलना हम अपने महानायकों से करेंगे? और क्या इन पर पर्दा डालने के लिए, इनकी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए क्या हम राणा सांगा जैसे लोगों को भी गद्दार बता रहे हैं? हम यानी हमारे नेता। देश में तकरीबन 7.5 करोड़ राजपूत है, और राणा सांगा थे वो केवल राजपूतों के नेता नहीं थे, इस देश के महानायक वो थे। और हमारे विरासत में, इतिहास में जो कुछ महावीर वीर हुए हैं उनमें राणा सांगा का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश समेत देश में 15 बड़े राज्यों में लगातार जो क्षत्रिय संगठन हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, उनकी आबादी भी है। और वो प्रत्येक विधानसभा, ऐसी तमाम कई ऐसी विधानसभाएं हैं 15 राज्यों में जिनमें ये राजपूत असर डालते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी रामजी लाल सुमन के बयान का समर्थन करते हुए बीजेपी को इतिहास के पन्ने पलटने की नसीहत दे डाली। दरअसल समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने जो बातें कहीं उसको लेकर अखिलेश यादव भी उनके साथ खड़े नजर आए। तो वो कहते हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा ने भारत बुलाया और वो लेकर आए। उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा। क्या अखिलेश यादव इस बात को समर्थन कर रहे हैं? उनकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है, और वो इतिहास के पन्ने पलटने की नसीहत दे रहे हैं। तो अब क्या अखिलेश यादव जानबूझकर, जैसे क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने इस बात को कहा था कि अपर कास्ट के लोग जो हैं उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में कब्जा जमा लिया है, अपर कास्ट के लोगों का बोलबाला है। तो क्या अखिलेश यादव 2027 की लड़ाई में शोषित, पीड़ित, दलित, ओबीसी, मुस्लिम का जो पीडीए गठबंधन है, क्या ये उनका राजनीतिक दांव है जिसे रामजी लाल सुमन के जरिए खेला गया है? क्योंकि रामजी लाल सुमन दलित नेता हैं, तो ये भी समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह मालूम है कि दलित नेता पर सीधे कोई उलझुल हमले व्यक्ति नहीं करेगा। लेकिन क्षत्रिय नेताओं ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो क्षत्रिय नेता हैं, उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया
जो जनसत्ता दल के नेता हैं, चर्चित विधायक हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी वोटों के चक्कर में अपने महानायकों पर कीचड़ उछाल रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज मंथन में अब सवाल यही उठाएंगे कि क्या अपने महापुरुषों को गद्दार कहकर क्या अब इस देश की राजनीति चलेगी? तो अब औरंगजेब के बाद महाराणा पर संग्राम। तो अब राणा सांगा पर संग्राम। रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में क्या कहा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरवंश सिंह, वो पूर्व सांसद भी हैं एनडीए के, इस वक्त वो शोक में हैं। अभी 15 तारीख को उनके छोटे पुत्र का निधन हुआ, उसके बाद भी इस मुद्दे पर वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। एक सांसद रामजी सुमन ने, जो राज्यसभा सांसद है और समाजवादी पार्टी से हैं, यह कहा है कि महाराणा सांगा, इनके ऊपर 80 घाव लगे थे फिर भी लड़ाई बंद नहीं की है और उनको गद्दार बताया है कि उन्होंने बाबर को लाया। बाबर को लाने में उनका हाथ नहीं है। इस सांसद को इतिहास का ज्ञान नहीं है। इसको कैसे सांसद बना दिया गया ये नहीं समझ में आ रहा है। समाजवादी पार्टी को चाहिए कैसे सांसद को तुरंत निष्कासित करे अपनी पार्टी से। महाराणा का जो इतिहास है, 1000 साल तक ये लड़ते रहे। बप्पा रावल जी ईरान तक कब्जा कर लिए थे, अफगानिस्तान कब्जा कर लिए थे, इराक कब्जा कर लिए थे और वो फिर लौटे नहीं कब्जा करते करते। एक एक आदमी अपना बैठाते गए। इसके घर में कोई तलवार कभी उठाया था? सुमन के घर में? दिमाग खराब हो गया इसका। मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे देश में बोल दिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकर्ताओं को, कि इसको पूरा भरपूर जवाब दिया जाए। अगर समाजवादी पार्टी ने इसको निष्कासित नहीं किया और पार्लियामेंट के ऊपर एक्शन नहीं हुआ और जो कुछ इसे कहा डिलीट नहीं किया गया कार्रवाई से, एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होगा, पार्लियामेंट के खिलाफ होगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा, सपा के कार्यालय पे। पूर्व सांसद कुंवर हरवंश सिंह ने चेतावनी दी है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर क्षत्रिय नेता, देश भर के क्षत्रिय सभा के लोग आंदोलन करेंगे और ये कार्रवाई से निकाला जाए। बड़ा गंभीर विषय है। रामजीलाल सुमन को इतिहास पता नहीं है। अनुराग ठाकुर लोकसभा के सदस्य, पूर्व मंत्री, उन्होंने भी करारा जवाब दिया है। अगर आप राणा सांगा की बात कही गई, ये विपक्ष के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्वज, हमारे नायक भारत के गौरव हैं। ये इनको अपमानित करने का बार बार प्रयास करते हैं। उनकी छवि को धूमिल करने की इनकी आदत बन गई है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के लिए
स्वाभिमान को कितनी छोड़ दोगे, कितना नीचे गिर जाओगे। मैं कहूंगा वीर कभी मरते नहीं, वो सदा जिंदा रहते हैं, कभी दिलों में कभी इतिहास में अमर रहते हैं। साहस इतना था शूरवीर राणा सांगा में, भर भर देश के दुश्मन कांपते थे थर थर। मेवाड़ शिरोमणि को तुम नीचा क्या दिखाओगे, मुगलिया सोच की औलादो, जिनके 80 घाव थे तन पर, व्यथा नहीं थी मन में। आज अगर राणा सांगा जिंदा होते तो तुम जैसे दूर कोने में बैठकर टोपियां सिल रहे होते। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि आप अगर राणा सांगा जैसे लोग जिंदा होते तो आज आप टोपियां सिल रहे होते। बहुत तीखी प्रतिक्रिया सदन में भी। अखिलेश यादव किस तरीके से अपने सांसद के समर्थन में है वो सुनिए। रामजी लाल सुमन को माफी मांगने के लिए कहा नहीं, रामजी लाल सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी लाल सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें, क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो लोग ये भी याद करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनका तिलक होना था तो किसी ने उनका तिलक नहीं किया और हाथ से तिलक नहीं किया गया। सुनने में आ रहा है कि पैर के बाएं अंगूठे से उनका तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरफ पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? अखिलेश के इस बयान से तो साफ है कि वो जो रामजी लाल सुमन ने जो कुछ कहा वो उसके पीछे अखिलेश यादव हैं, साफ तौर पर हैं, स्पष्ट तौर पर हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इतिहास के पन्ने पलटोगे तो हम भी पलटेंगे, तो इस तरह की चीज़ें आएंगी, फिर तिल मिलाने की क्या ज़रूरत है। और वो कह रहे हैं कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो तिलक है वो बाएं पैर के अंगूठे से किया गया था, अपमानित किया गया था। और कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ये कहा जाता है, क्लेम करते हैं कुर्मी समाज के लोग कि वो ओबीसी थे। तो एक अलग तरीके का जो विषाद है, राजनीतिक विषाद बिछ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह, ये भी क्षत्रिय नेता हैं, सुनिए। समाजवादी पार्टी जानबूझ करके इस तरह से बयान अपने नेताओं से, सांसदों से दिलवाती रहती है। पहले भी आप देखिए, जो भारत माँ को डायन कहा था उसको भी समाजवादी पार्टी महिमा मंडित करती थी। तो भारत के जो राष्ट्र पुरुष हैं, भारत के राष्ट्र नायक हैं, भारत जिस पर स्वाभिमान करता है, ऐसे लोगों पर बयानबाजी करके समाजवादी पार्टी जानबूझ करके एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए काम करती है। समाजवादी पार्टी को इस पर जो ऐसे सांसद पर एक्शन लेना चाहिए। दया शंकर सिंह कह रहे हैं कि भाई एक्शन लेना चाहिए, तुष्टीकरण समाजवादी पार्टी करती है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, धन्यवाद संजय सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। इस देश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर AP सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के वरिष्ठ राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र राजू आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक अजय शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नीरा मिश्रा साहित्यकार हैं, बहुत इस देश की जाने मानी इतिहासकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरा जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
संजय सिंह को हम चर्चा में सबसे पहले ले लेते हैं। संजय सिंह, ये जो मसला है, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अगर आप इतिहास के पन्ने पलटोगे तो हम भी पलटेंगे, तो इसी तरीके से बातें निकलेंगी। अगर देश का विकास चाहते हो तो इतिहास को क्यों पलट रहे हो, कब्रें क्यों खोद रहे हो? और ये कब्रें खोदना आप लोगों ने शुरू किया। संजय सिंह, देखिए, अब जब बात ये आ गई है कि इतिहास के पन्ने पलटना और कब्रें खोदना, तो अखिलेश यादव जी की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। या जानबूझ के ये लोग ऐसा खेल कर रहे हैं जो समाज में नफरत फैले। इन्हीं के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उन्होंने ही तो औरंगजेब का शैतान बाहर निकाला था कब्र से। भाई 3 मार्च 1707 में औरंगजेब मर गया था, वो दरिंदा मर गया था, उसी को कब्र से बाहर निकाला है अबू आजमी ने। उसी के बाद ये चर्चा शुरू हुई है। दूसरी बात, मैं अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, वो आए बाएं साए अनाप शनाप जो बोल रहे हैं वो खाली एक कहते हैं ना मुगल दरबारी की तरह से मुसलमानों की चरण वंदना समाजवादी और कांग्रेस के लोग करने पे लगे हैं। किसी तरह से आका हमारे साथ जुड़े रहे। 20% 18% वोट बैंक का खेल है, वो 20% 18% एक मुश्त मिलेगा। जितना हम हिंदू धर्म को गाली देंगे, जितना अब जातियों पे आ गए हैं क्योंकि पीडीए बना लिया है, तो अब पीडीए बना के तो इनको सवर्णों को गाली देनी ही देनी है। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या स्थिति हो सकती है? मुझे शर्म आ रही है कि हम लोग किस समाज में रह रहे हैं जहां का एक नेता जो मुख्यमंत्री रहा है, जो भावी मुख्यमंत्री अपने को खुद मान रहा है, वो इस तरह अपमानजनक बात कह रहे हैं। कौन से इतिहास का पन्ना अखिलेश यादव जी ने पलटा जिसमें कहा गया कि शिवाजी महाराज का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से हुआ? अरे शिवाजी महाराज, हाँ ये मैं मानता हूं कि पुणे के कुछ ब्राह्मणों ने विरोध किया था, लेकिन वाराणसी के गंगा भट्ट जी को जब बुलाया गया था तो उन्होंने फिर ब्राह्मणों को समझाया था, उसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज जैसा जो आत्मसम्मान से भरपूर महाव्यक्तित्व, वो अंगूठे से, बाएं पैर के अंगूठे से तिलक कराएगा? क्या ये सोच है? मैं क्या कहूं कि ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है। ये क्या इतने महान राष्ट्र नायक, देखिए इसके पीछे मंशा यही है कि जो राष्ट्र नायक रहे हैं, जो पूजनीय और वंदनीय हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, शिवाजी महाराज हो, उनका किस तरह से अपमान किया जाए, ये उसके पीछे है। अरे महाराणा प्रताप, मैं एक बात का गर्व करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी से हूं, मैं जातपात पे ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन अगर हाँ मेरे आदर्शों पर चोट पहुंचाई जाएगी तो मेरा भी छत्रत्व जगेगा। महाराणा प्रताप और राणा सांगा की बात हो रही है, राणा सांगा की बात हो रही, संजय सिंह, राणा सांगा की बात हो रही। अरे सुनो महाराज, कौन टाई टाई कर रहा है बीच में बैठ के? जरा उसको कहिए चुप हो जाए। संजय सिंह, संजय सिंह, संजय सिंह, संजय सिंह, मैं ये कहना चाहता हूं शब्दों पर नियंत्रण रखिए। अब स्थिति ये हो गई है, अब ये जातियों पर उतर के उन महान नायकों का अपमान कर रहे हैं। और मैं एक बात डंके की चोट पे कह रहा हूं, अगर ये छत्री राजा ना होते तो इस देश का पूरा इस्लामीकरण हो गया। इतना ब्राह्मणों ने बलिदान दिया है, सबसे ज्यादा। अगर मुगलों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने अगर कत्लेआम किया है सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का। अरे शर्म करो, पढ़ो। कांगड़ा मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में पहाड़ खड़े कर दिए जाते थे, और गाजी की उपाधि तो इसलिए दी जाती थी, जो काफिरों के सिर का पहाड़ जितना बड़ा बनाता था वो उतना गाजी कहलाता था। एक बात अखिलेश यादव जी याद रखिएगा, जिस वोट बैंक के लिए आप इतनी सब कर रहे हैं वो गांधी जी का भी नहीं हुआ था। आप गांधी जी से बड़े आप गांधी जी से बड़े सेक्युलर नहीं है। गांधी जी को नहीं माना इन लोगों ने। लड़ाई तो इस देश के अंदर यही है कि भाई हम कह रहे हैं कि आप इस देश को अपना मानो। ठीक है, जो औरंगजेब को। ठीक है संजय सिंह, मैं आता हूं। मैं जरा रविंद्र प्रताप सिंह को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। समाजवादी पार्टी के नेता रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ। दुर्गेन जी, मैं एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पैनल है, मुझे दोबारा मौका नहीं लगेगा। और आपके साथ चैनल पे प्रबुद्ध समाज के लोग, क्योंकि हिंदुओं को हमें जगाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम फिर लाएंगे, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लाएंगे। आप जवाब नहीं दे पाओगे अखिलेश यादव जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो मुसलमानों के बारे में लिखा है, आप भागते हुए नजर आओगे। दूसरी बात, औरंगजेब की पूजा इसलिए इस देश के अंदर हो रही है कि उसने एक फतवाए आलमगीरी लिखी थी। फतवाए आलमगीरी यहाँ के भारत के सुन्नी मुसलमानों का मुस्लिम कोड है, वो इस्लामिक कोड है। तो यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई उसको सीने से लगा के रखेंगे, वो उनका जिंदा पीर है, रहमतुल्लाह है, वली है। आप रखिए, लेकिन देश के साथ,
देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के साथ रहिए। औरंगजेब चलेगा या भारत रहेगा, इनमें से आपको दो में एक तय करना पड़ेगा और इसी आधार पर पाकिस्तान बना। ठीक है। रविंद्र प्रताप सिंह ये कह रहे हैं कि आप लोग सब वोट बैंक के चक्कर में ये कर रहे हैं। औरंगजेब का जो जवाब है, आपने रामजी लाल सुमन से बयान दिलवाया। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी का दलित चेहरा है। जाहिर सी बात है कि वोट बैंक की चिंता भारतीय जनता पार्टी को है, तो उतना आक्रमण, जो तेज आक्रमण होना चाहिए था विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से रामजी लाल सुमन पर, वो नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको फिर समाजवादी पार्टी विक्टिम कार्ड भी खेलेगी कि भाई दलित पर इस तरीके से बयान हो रहे हैं। लेकिन क्षत्रिय संगठन और सरकार में जो शामिल क्षत्रिय नेता हैं वो जरूर प्रदर्शन कर रहे हैं, देश में भी प्रदर्शन हुए हैं। ये क्या जरूरी है कि अपने महानायकों को अपमानित करके राजनीति की जाए? रविंद्र प्रताप सिंह, महानायकों को कैसे अपमानित किया जाता है यह भारतीय जनता पार्टी से सीखना पड़ेगा, ट्यूशन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर एक सज्जन अभी भारतीय जनता पार्टी के पूजनीय बन दिए और कह रहे थे उनका छात्रित्व जाग जाएगा, तो मैं उनके छात्रित्व जागाने पे कुछ बोलता हूँ। पिछले चुनाव में एक अपराधी है, रूपाला सांसद है, वहां से फिर जीत गया भारी बहुमत से। अरे राम सांगा पे आओ भाई। उसने कहा कि सारे क्षत्रियों ने बोलने दीजिए संजय सिंह, बोलने दीजिए। अब उन्होंने सुना धैर्य से, उनको बोलने दीजिए भाई, बोलिए। अरे यहाँ तलवारें नहीं निकालने से काम चलने वाला, मैदान में जाओ भाई, यहाँ चैनल में तलवारें मत निकालो। थोड़ी सी भी लाज हो, अगर छत्रित तो दूसरे को डांट रहा था। अभी जो रूपाला ने बोला, संजय सिंह गलत बात है। संजय सिंह, उनको सुनिए। चर्चा को कुरुक्षेत्र का मैदान मत बनाइए। सुनिए। अगर अभी जग जाए तो क्षत्रिय है, अगर अभी भी तेरा छत्र जग जाए तो क्षत्रिय है। नहीं, जो क्षत्रिय की औलाद नहीं। सुन, पहले बात सुन, पहले बात सुन, पहले नीचता का प्रदर्शन मत कर, पहले बात सुन। रूपाला ने कहा था हर क्षत्रिय महाराजा ने अपनी बेटियां अंग्रेजों को सौंप दिया, छत्रित्व कहां गया था? इस नीच व्यक्ति का छत्रित्व तब वहां जगह नहीं था जब अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया के ऊपर ऐसा ही टिप्पणी किया कि वो राजा के पेट से पैदा हुआ राजा होगा, तब इसका छत्रित्व कहां गया था? तुम नीच व्यक्ति, तुम क्षत्रिय के रूप में जन्मे भगवान राम को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध संतान कहा, इस नीच व्यक्ति का छात्रित्व कहां गया था जब क्षत्रिय के रूप में माता सीता को बेबी कहा गया था? गाली गलौज नहीं भाई, गाली गलौज नहीं, गलत बात है, गलत बात है। प्लीज, मैं बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल गाली गलौज नहीं, गाली गलौज नहीं। हाँ, चर्चा में गाली गलौज अच्छा नहीं लगता। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, गलत बात है। वो लोग क्या कहेंगे कि सब गाली गलौज ही चलता है। दूसरे को रोक रहा था, दूसरे का क्यों टोक रहा है? क्योंकि बेशर्म है, नीच है, बहुत गलत बात है ये। बहुत गलत शब्दों का प्रयोग आप लोग करें। मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत सुसंस्कृत बातें हैं। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग इस चैनल में आते हैं और मुझे इस बात का दुख है कि इस तरह की बातें हो रही। मेरे शो में इस तरह की बातें नहीं होती। मैं बहुत विनम्रता से आप लोगों से अनुरोध करूँ, कृपया इस तरह की बातें ना करें। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम इतिहास को समझेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास क्या कहता है। हमारे साथ इतिहासकार नीरा मिश्रा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। क्या वोटों के लिए राणा सांगा को अपमानित किया जा रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल। लेकिन वास्तव में इतिहास क्या कहता है, स्थिति क्या है जिसको लेकर बात की जा रही है? दो बड़े बिंदु हैं। रुख करेंगे इस देश की जानी मानी इतिहासकार डॉक्टर नीरा मिश्रा की तरफ। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा, ये पूरा जो मसला है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कौन सा उदाहरण उन्होंने दिया है, कौन सी बात उन्होंने कही है जो इसको लेकर है? इसकी क्या कोई तार्किक, कोई प्रामाणिक चीज़ें हैं कि लोधी वंश का जो शासक था उससे निपटने के लिए बाबर को राणा सांगा ने ही बुलाया था? एक तो मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल जो अभी अखिलेश यादव उठा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का तिलक बाएं पैर के अंगूठे से किया गया, तो ये इतिहास में ऑथेंटिक रूप से ये कहाँ पर ये दोनों तथ्य खड़े नजर आते हैं? ये जानकारी जरा आप हमारे दर्शकों को दीजिए कृपया। ये निष्ठा की पराकाष्ठा पार कर रहा है, इसको चुप कराइए आप प्लीज। इसको चुप करा दीजिए, न्यूज बंद कर दीजिए।
मैं बिल्कुल, आप लोग गलत बात है, दूसरे को बोलने दीजिए, बहुत विद्वान लोग बैठे हैं भाई, आप बिल्कुल मत बोलिए प्लीज। नो, बहुत ऊपर है, बहुत गलत बात है। डॉक्टर नीरम मिश्रा बोलिए। बार बार आपने संध्या को गाली देने के लिए प्रोत्साहित किया, ये आपकी कमी है कि न्यूज? देखिए, इसको कहिए तमीज से बात करिए आदमी। पैनलिस्ट बिल्कुल नहीं, आप जितनी गाली गलौज कर रहे थे वो अफेयर था, ऑन एयर कोई गाली गलौज नहीं कर सकता यहाँ पे, आप बिल्कुल। और मैं किसी को प्रोत्साहित नहीं करता, मैं असिस्ट लोगों को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। एक सेकंड, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। प्लीज चर्चा को ना खराब मत कीजिए, नहीं मैं हटा दूंगा, बिल्कुल मुझे कोई परवाह नहीं। डॉक्टर नीरम मिश्रा बोलिए। मैं लीव कर रहा हूँ इस मीटिंग को, ठीक है? जय। हाँ, लीव करिए प्लीज लीव करिए। हाँ, ऐसे आदमी को हटाना जरूरी है। प्लीज लीव करिए प्लीज। अगर तू बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा। यार, डॉक्टर नीरम मिश्रा बोलिए। माता सीता का अपमान तुझे अपमान लगता ही नहीं है, इसलिए तो हटाओ ना तुम यार, बेवकूफी बात करते हो। गलौज करने का डिस्कशन है, हम राणा संगा जी की बात करने के लिए जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को जरूर ये प्रश्न पूछना चाहिए। एक मिनट, आप लोग प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ। आप लोग वरिष्ठ लोग हैं और इस तरह की भाषा, मैंने तो पहली बार इस तरह का डिबेट मैं कर रहा हूं, मुझे खेद है इस बात का। मैं दर्शकों से और मेहमानों से माफी मांगता हूं कि मैंने ऐसे लोगों को आमंत्रित कर दिया आज, माफ करिएगा। जो अपनी बोलिए, जो आदमी जिस थाली में खाता है उस थाली में थूकता है, ये काम हमारी सभा में, हमारे पार्लियामेंट में हुआ है। जिस देश का महान सपूत है जिसको आपने इंसल्ट करा है, उसके ऊपर बात करिए कि भाई हमसे कहां गलती हुई है। हमें इतिहास पढ़ाने वालों ने हमें गलत इतिहास पढ़ाया है, हमें उसका सुधार के बारे में बात करना चाहिए कि ये गलत इतिहास पढ़ के जिस तरह के लोग हमारे बीच में पार्लियामेंट में जा रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहा है पूरी दुनिया को कि भारत अपने आप को कहता था कि ये हमारा ज्ञान का देश है। ये ज्ञान है हमारा कि गाली गलौज करना? मुझे तो सचमुच, मैं भी निकलना चाहती हूँ, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। एक ही बात बोलूंगी कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, आपको सही इतिहास ही नहीं मालूम है। आपको मैं थोड़ा सा इंकित कर दूं 2-3 शब्द बोल के कि सबसे पहले तो अंग्रेजों ने हमारा इतिहास को तोड़ा मड़ोड़ा। उसके बाद 1947 के बाद जब हमारा इतिहास लिखने की बारी आई, हमारे देश के उस समय के सबसे वरिष्ठ हिस्टोरियन आरसी मजूमदार ने कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को बोला था कि अब हम अपने हिसाब से अपना एक सही इतिहास निकाल के लिखेंगे। लेकिन उनकी कमिटी बनी, उनको डायरेक्टर बनाया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम 650 साल से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया गया, उनको इंसल्ट कर दिया गया। और तब उन्होंने मुहिम उठा के 3 किताबें लिखी हैं, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी सदियों से राणा संगा हो, चाहे उसके पहले के हो महाराणा हो, बाद के महाराणा हो, किस तरह से उन्होंने आक्रांताओं के साथ लड़ाई लड़ी है। कभी भी कहीं भी उन्होंने बाबर को नहीं बुलाया। जिसने भी ये लिखा है उसने हमें जानबूझ के हमें भ्रमित करने के लिए, हमारे समाज में फूट लगाने के लिए इस तरह की बातें करी है। साजो इस बात का है, दुख इस बात का है कि हमारे ही देश के लोग जो हमारे देश की मिट्टी का खाते हैं, हमारे देश की नदियों का पीते हैं, हमारे ही देश के जो महान सपूत है, उनकी इंसल्ट करते हैं। ये बड़े दुख की बात है। और जब हम डिस्कशन की बात आती है तो एक दूसरे से सम्मान पूर्वक बात करके बात के बारे, टॉपिक के बारे में बात करें ना। एक दूसरे की गाली गलौज कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, किसी को इंसल्ट करने का कोई ताकत, कोई भी हक नहीं बनता। एक कोई जो ऑरेंज जैकेट में बैठे हैं कि आप ये हैं, आप ऐसे हैं, मतलब ये भाषा है, ये कहीं सभ्य लोगों की भाषा है। आप लोगों को तो कभी भूल के भी पॉलिटिक्स में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप क्या समाज को एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। राणा संघा की बात पे दोबारा आती हूं। राणा संघा ने 100 बैटल जीते, 100 बैटल लड़े, उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपेंड करा, उन्होंने लोधी को कितनी बार हराया। उनको कोई बाबर की जरूरत नहीं थी लोधी को हराने की। वो बहुत ही महान हमारे देश के सपूत थे। और
एक और आप लोग को बात बताना चाहूंगी कि यहाँ बहुत ही एक गलत बात हुई है कि तू दलित है, तू राजपूत है, तो ये है। आप लोग प्लीज जाके अपना सही इतिहास जो महाभारत पावन ग्रंथ में लिखा है, आप उसमें एक चैप्टर पढ़ लीजिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को जब राजधर्म का ज्ञान देते हैं, वो उनको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि हमारे देश में तुमको जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हें कुछ ऐसे प्रबुद्ध लोगों को, ज्ञानी लोगों को अपने साथ जोड़ना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब होता है जिसको ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिसको धरती का और पूरी ब्रह्मांड का ज्ञान है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ना कोई जन्म से क्षत्रिय बनता है, ना कोई जन्म से ब्राह्मण बनता है। दूसरा, आपको अपनी सेना बहुत मजबूत करनी है ताकि आपको कोई आक्रमण नहीं कर सके। सेना को मजबूत करने के लिए आपको अर्थ चाहिए। अर्थ के लिए आपको क्या करना है, आपको जो सारे हमारे देश के व्यापारी हैं उनको सपोर्ट देना है, जिनको हम लोग वैश्य कहते हैं। लेकिन वो वैश्य क्या व्यापार करेंगे? वो व्यापार करेंगे खेती के सामान है, हथकरघा का सामान है, तरह तरह के सामान बनाएंगे जिनको हम लोग शूद्र कहते हैं। शूद्र का मतलब होता है जनरल पब्लिक, जनरल आर्टिजन्स, जो कि हमारे देश का उत्पादन बनाते हैं, जिसको आज की भाषा में हम MSME या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं, और वैश्य को हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं या बिजनेसमैन कहते हैं। तो आप लोग अपना पहले इतिहास समझने की कोशिश करिए। हमारे देश में कभी ना जाति रही, ना कोई दलित रहा, ना कोई दलित शब्द तो हमने हिस्ट्री में पढ़ा ही नहीं है। मालूम नहीं है दलित शब्द कौन लेके आया। तो आप लोग अपने आप का इज्जत करना सीखिए कि हम भारत के देश के नागरिक हैं। हम भारत के देश में जो भी थाली में थूकेगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो चाहे वो कोई भी हो। तो प्लीज ये शिवाजी वाला मसला, डॉक्टर नीरा जी, ये शिवाजी वाला मसला क्या है कि पैर से तिलक कर दिया था, अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये क्या, इसका क्या ऐतिहासिक तथ्य है? नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। हम लोगों को, मैंने कहा ना कि इतिहास जिसने ये लिखा है उन्होंने जानबूझ के ये सब बातें लिखी हैं। मैं इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि मेरा शोध ज्यादातर महाभारत से रिलेटेड है। आप लोग कहते हैं महाभारत हो जाएगी, आपने पावन ग्रंथ को ही गलत कर दिया। महा का मतलब लड़ाई नहीं होती है, भारत का मतलब लड़ाई नहीं होती है। 10% उसमें एक धर्म की युद्ध की लड़ाई है कि धर्म की स्थापना हो, उसको आपने विध्वंस कर दिया। इसी तरह से तोड़ मरोड़ के जानबूझ के इस तरह की चीजें लिखी गई हैं कि हमारे आपस में, और जो कि ना समझ है, समझ के भी ना समझ है, क्योंकि उनको जैसे कहा ना आपने, सत्ता के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। अरे सत्ता ज्यादा जरूरी है कि आपका मान सम्मान ज्यादा जरूरी है? ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम रख के आप मुद्दे पे बात करिए, और प्लीज जो भी थाली में थूकेगा उस बंदे को, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी हो, उससे आपको निष्कासित करना आवश्यक है, अगर आप अपना मान सम्मान चाहते हो तो। धन्यवाद। डॉक्टर AP सिंह को मैं लूंगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए खेमचंद शर्मा, वरिष्ठ नेता BJP दिल्ली से जुड़े हैं। शर्मा जी स्वागत। एक डॉक्टर AP सिंह आपके पास आ रहा हूँ। इतिहासकार डॉक्टर नीरा मिश्रा जी ने तो बिल्कुल पूरा ही मामला ही बिल्कुल साफ कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये अलग अलग तरीके से जो लोग पहले लिख गए हमें अपमानित करने के लिए। तो अब तो एक सवाल ये उठता है कि मुझे लगता है कि अब तो तेरा इतिहास मेरा इतिहास, मैं तो ये वाला फॉलो करूँगा, आप वो वाला फॉलो करिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी एक आम आदमी को समझने के लिए। डॉक्टर AP सिंह। नहीं, सबसे पहले तो मैं इसके लिए सॉरी मांगूंगा कि न्यूज पूरी दुनिया में देखा जाता है। दुर्गेश जी को पूरी दुनिया के न्यूज के माध्यम से सुनती। मैं लंदन में आपको सुनते देखा है, US में सुनते देखा है, चाइना में सुनते देखा है सिंह। और आपके चैनल पर जहां अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू जी, जो पूरे देश में जाते हैं समाज को लेकर, ऐसे लोग जुड़े हों, बहन जैसी इतिहासकार जुड़े हों, ऐसे आपके पैनल पे यहाँ माँ बहन की हो रही है, आगे किस तरह की गाली गलौज हो रहा है, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। जो सदन में बोला गया उससे सच पूछो तो मुझे बड़ा दुख यहाँ हुआ। ये आप बहुत गरिमा में हैं, आपके साथ मैं इसलिए जुड़ जाता हूँ क्योंकि आपने गरिमा को बना के रखा है और निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता को जिंदा रखा है। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा सा अपने पैनल को दुरुस्त करिए इनकी। और जहां तक
बात कही गई सदन में, देश की बड़ी पंचायत राज्यसभा में ऐसा बोला जाए, अब आजादी के 78 साल बाद बोला जाए, फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है कि आज भी हम इसका मतलब अभी गुलामी की दास्तां में जी रहे हैं। इतिहास सबको पता, ऐसा तोड़ा मरोड़ा गया, सच्चाई की थी। इतिहास देखिए ना, आप मध्य प्रदेश चलिए ना, उन किलाओं को देखिए ना, उन तोपों को देखिए ना, उन तलवारों को देखिए ना, आप उन खून से जुड़े हुए इतिहास को पद में खड़ा रख। और मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये देखिए ना, कुरुक्षेत्र देखिए ना, इतिहास राणा सांगा का पढ़ के ही हमारे देश के सैनिक आज भी राणा सांगा और महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान बनकर बॉर्डर पर अपनी जान देते हैं। उनके पोस्टमार्टम जब किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर आज मिलती हैं। छोड़ दीजिए इतिहास, आज भी उनके सीने पर गोलियां मिलती हैं, पीठ पीछे किसी के गोली नहीं मिलती। तब पार्टियों के कार्यालयों पर, राज्यसभा, भवन, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट में हमारे तब राष्ट्रीय ध्वज लहराता है। ये हवा लहराता, ये उनके त्याग, तपस्या, बलिदान से आज सागा का इतिहास, महाराणा प्रताप का इतिहास, पद्मावत का इतिहास सैनिकों की पत्नियां ना पढ़ें तो 2 महीने का बच्चे जब जन्म लेता है, 4 दिन का बच्चे को जन्म लेने के बाद, शादी के 4 दिन के बाद पति छोड़ के सैनिक बॉर्डर पर चला जाता है, बॉर्डर की रक्षा के लिए चला जाता। हम आज है, उतनी देर में हमारा एक सैनिक शहीद हो चुका होगा, उसका स्वार्थ सिर्फ इतना होगा कि राष्ट्रीय ध्वज बचा रहे, भारत माता बची रहे, ठीक है, बनी रहे। इसलिए आई एम सो सॉरी, इसके लिए आप सुधार कीजिए। आपसे के चैनल से तो मुझे बिल्कुल ऐसी आशा नहीं है। मैं सार्वजनिक रूप से इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मेहमानों से माफी मांगता हूं कि ये कुछ लोगों ने इस तरह की हरकत की है, और मैं बहुत सम्मानित लोगों को हम बुलाते हैं और बहुत अच्छे से हम इस कार्यक्रम हुए। मुझे इस बात का खेद रहेगा, दुख है मुझे। मैं राघवेंद्र सिंह राजू को चर्चा में शामिल कर लेता हूं। राघवेंद्र सिंह राजू, वरिष्ठ महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा। राघवेंद्र सिंह राजू, ये मसला पॉलिटिकल है, महाराणा को घसीटा गया, या फिर अब नए सिरे से इतिहास पर भी समीक्षा करने की जरूरत है, या ये गलत इतिहास प्रस्तुत करके विपक्ष के लोग एक वोट बैंक को, जिसको वो कहते हैं ना कि वो 90 बनाम 10, कि 90 हम हैं, 10 अपर कास्ट के लोग हैं। अखिलेश यादव पिछले दिनों लगातार अपर कास्ट के खिलाफ उनके बयान हैं, या ये कह रहे हैं वो कि ने अपर कास्ट के लोगों ने जो बड़े पदों पर कब्जा करके रखा है। तो ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है राघवेंद्र राजू। देखिए दुर्गेन जी, ये तो निश्चित तौर पर है कि इतिहास जो क्षत्रियों का है और महापुरुषों का है, निश्चित तौर पर पूरा देश उन पर गर्व करता है। 1947 के बाद जितने भी अनबंध हुए, और आपने देखा भी होगा जो अनबंध हुए थे, जब 565 रियासतें दे दी गई, आज राजनीतिक दलों के पास मुद्रा तो बहुत है, मुद्दे नहीं है। लेकिन हमारे एपी सिंह जी ने भी जो बात कही, जो मुद्दे होते हैं वो जाति उन्माद फैला करके राजनीतिक दल अब ऐसी बोल रहे हैं बोली कि समाज में चलने लगे आपस में गोली। और आपके टीवी चैनल पर स्थितियां दिख रही, जो जाति उन्माद फैला करके वोट की राजनीति, सारा देश जान रहा है इस चीज को। और यह भी सच है कि इतिहास लौटा नामक पुस्तक बनारस से प्रकाशित होती है। 6857 जातियों और उपजातियों में अगर देश में कोई समाज को बांटा गया तो वो क्षत्रिय समाज है। मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूं कि अगर 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इतनी जातियां उपजातियां और जातियों में वंश, कभी कोई पृथ्वीराज चौहान को गुजर बना देगा, कोई अनंगपाल तोमर को चाट बना देगा, और महापुरुषों को सोहेल देव को राजभर बना देगा। अरे महापुरुषों को गर्व करना चाहिए। और जहां तक राणा सांगा की बाबर की बात जिन्होंने उठाई, अरे उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। जिस बाबरनामा की वो बात कर रहे हैं कि दौलत खान और आलम खान लोधी, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, कैसे 1526 जो पानीपत का युद्ध था, उससे पहले ये पंजाब में गवर्नर थे दौलत खान जी, और ये लेकर के आए बाबर को, जिसका नाम जिहारुद्दीन भी था। कहने का तात्पर्य, जो हमारे इतिहासकार ने अभी बहुत अच्छी बात बहन जी ने कही, उन्होंने बहुत सूक्ष्म बात महाभारत काल से भी रख दी।
सच्चाई जो है काल कंड पर सब हरी है। आज ये सब बोल रहे हैं, कल हमारी भी बारी है। तो ये समाज में जो बेमनस्ता फैलाने का, वोट बैंक का और जो फार्मूला बन रहा है, अभी एडीआर ने पिछले दिनों लिखा दुर्गेन जी 45% अपराधी पूरे देश में विधायक अपराधी हैं, जिनको लिखा या तो चैनल या अखबारों ने जो चलाया गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अपराधी को टिकट ना दिया जाए। लेकिन मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जाति उन्माद इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि 2012 में 2010 में जब ठाकुर अमर सिंह को पार्टी से निकाला गया, यही राघवेंद्र सिंह राजू था, संरक्षक बना करके पूरे देश में उनको उनकी जनसभाएं कराई और पूरा उनका जो है संचालन किया, पूरी यात्रा की और रैली की। 28 मार्च 2010 की रामलीला मैदान नई दिल्ली की 4.5 लाख लोगों की यही क्षत्रियों की रैली थी। 1.5 लाख की 19 फरवरी सन 2000 को रैली थी। आनंद मोहन बचाओ पूरे देश ने। और कल आपने देखा जिस तरीके से नई दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, टेलर था वहां के मुख्यमंत्री ने, हालांकि एपी सिंह ने 3 दिन पहले प्रदर्शन किया था, सारी मांगे मान ली और उन्होंने कहा कि नहीं अश्वरोही महाराणा प्रताप की अष्टधाप की मूर्ति लग जाएगी। आज पूरे देश में जो आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं और जाति में फेंस पैदा किया जा रहा है। राणा सांगा का जो इतिहास है, 80 घाव जिसके शरीर में हो और जिसने भारत की रक्षा के लिए, इस भारत की नींव बचाने के लिए, हम कहना चाहते हैं कि 1952 के जो अनुबंध हुए थे इस समाज के साथ वो सार्वजनिक किए जाए, क्योंकि इस समाज ने जो रियासतें दी है, कितने लाख टन सोना दिया था, कितने हेक्टेयर जमीन दी थी, सारे राजनीतिक दल जो सार्वजनिक कराए। इसलिए 1980 में 139 विधायक हुआ करते थे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, और यही पीडीए से जो लोग कह रहे हैं 2012 में अखिलेश जी ने भी 52 टिकट दिए थे, 45 विधायक हमारे जीत करके आए थे दुर्गेन जी, तो कहां की बात कर रहे हैं? तब उनको क्षत्रिय अब सवर्णों की जरूरत नहीं है। अब राघवेंद्र जी अब सवर्णों की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय महासभा एक बात बोलेंगे आपसे कि क्षत्रिय महासभा ने 2011 में 21 छोटे छोटे से दलों को बल प्रदान किया। हम अगर जातिवादी होते तो इन 21 दलों का बल और कैसे बना दिया इनका हल। इनकी समस्याएं थी सदन में आना, लेकिन सदन में आपको इसलिए नहीं भेजा गया कि आप हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करेंगे, हमें गाली देंगे, अगर छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। अब चूंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास, अजय शुक्ल जी लगभग पौन घंटे से इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी, माफ़ी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे इस विषय को बहुत गंभीरता से आज उठाना था, लेकिन कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ कि चीज़ें डिरेल हुई। उम्मीद है कि आगे ऐसा नहीं होगा। अजय जी, इसके पीछे ये जो बार बार इतिहास, गड़े मुर्दे, कब्र, ये सब याद दिलाई जा रही हैं, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? कि कभी उन्होंने औरंगजेब को याद दिलाया तो फिर ये कह रहे हैं कि नहीं राणा सांगा को घसीट लिया, ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश होती है सिर्फ। मुझे लगता है कि देश में जरूरी है कि मुद्दों पे बात की जाए, रोजगार पे बात की जाए, शिक्षा पे बात की जाए, हमारी आगे कैसे प्रगति हो, हमारे बच्चों के भविष्य आगे अच्छे हों, हर काम धंधे अच्छे हों, हर कोई खुशहाल बने। जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं सब जन हिताय सब जन सुखाय, वो होना चाहिए। जो हमारा वेद कहता है, जो तमाम चीजें जो वसुधैव कुटुंबकम की बात दोहराई जाती है, सचमुच है, यही तो हमारा वेद सिखाता है। लेकिन हम इस पे करने की बजाय हम कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाले मुद्दों को ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? क्या आवश्यकता है? क्यों इतिहास पे? क्योंकि यदि इतिहास के पन्ने खोलेंगे तो कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से राणा सांगा एक महान योद्धा थे, वीर थे, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इतिहास के पन्ने में ही जब हम यह देखते हैं तो यह भी हम देखेंगे कि 1923 में जब उन्होंने आमंत्रित किया, इसे जो दक्षिण पंथी इतिहासकार माने जाते हैं आरसी मजूमदार, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में जो द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल उसमें लिखा है, और इसके बाद में जेम्स टॉड ने भी लिखा है कि साहब आमंत्रित तो किया, और निश्चित रूप से
इब्राहिम लोदी के भी रिश्तेदारों ने आमंत्रित किया। यही नहीं है कि सिर्फ राणा सांगा ने किया। एक चीज बड़ी अच्छी करी, ये मजूमदार साहब ने तो नहीं लिखा, लेकिन टोड ने लिखा कि राणा सांगा साहब ये सोचते थे कि वो आएगा, इनको लूटेगा और चला जाएगा, हम उसके बाद में वो कमजोर पड़ेगा और हम दिल्ली की सल्तनत पे काबिज हो जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, यह सोचते हुए जो है कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दूसरे दुश्मन का मित्र होता है, उस दृष्टिकोण से शायद उन्होंने आमंत्रित किया होगा। बाबरनामा इसकी पुष्टि चिट्ठी भेजी थी। अब ये 3 तथ्य हैं। देखिए, ना मैं था ना आप थे, हम सब इतिहास की पुस्तकों से ही जानते हैं। हमें यदि वो लेकिन अच्छी लगती है, बाबरनामा का जो जिक्र किया गया शुक्ला जी, उस बाबरनामा में तो दौलत खान और इनका मैं तो खुद ही ये बोल चुका हूं भाई, आप सुन तो लीजिए प्लीज। और जहां तक इतिहासकारों की बात है, अपने अपने समय में राघवेंद्र सुनिए, चंद्रा की किताब पढ़ लीजिए, श्रीवास्तव जी की किताब पढ़ लीजिए। मुझे वो मत पढ़ाइए, सुन लीजिए, मैं सब पढ़ चुका हूं इसलिए कह रहा हूं। आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनेंगे तो आप खुद ही हाँ कहेंगे। नहीं, आपने कहा नहीं राणा सांगा तो फिर ठीक है, आपको इंटरप्ट करना है तो फिर आप कुछ भी राघवेंद्र जी मत करिए राघवेंद्र जी मत करिए ना। मैंने आपकी बात पे तो नहीं रोका, किसी की बात पे नहीं रोका, बोलिए। लेकिन यहाँ आप बोल रहे हैं ना कि राणा सांगा ने बुलाया। देखिए, मुझे आप तथ्य मुझे मत बताइए, मैंने पढ़े हैं इसलिए मैं बात कर रहा हूं, मैं हवा में मैंने भी पढ़े हैं, मैं भी इसीलिए बोल रहा हूं। यदि आपने पढ़े हैं तो सुनिए, मैंने खुद कहा इब्राहिम लोदी के रिश्तेदारों में आप वो जो 2 नाम बता रहे हैं, 2 नहीं 3 नाम है, उन 3 ने उन्हें आमंत्रित किया था। मैं वही बात कह रहा हूं, मैं खुद ये बात कह रहा हूं, आप बात को सुन लीजिए। इसीलिए कह रहा हूं, मैं वो भी बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का सेंस ये है कि देखिए, इतिहास में 2 पक्ष है। अब कोई कहता है वो गलत है, कोई कहता है ये गलत है। क्या गलत है? ना तो राघवेंद्र जी आप थे ना मैं था, लेकिन हम इन तथ्यों का आकलन करते हैं। कुछ चीजें हमें लगती हैं कि हाँ जस्टिफाई लगती हैं, तार्किक लगती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ चीजों में बल इसलिए दिखाई देता है कि उस वक्त में 16,000 की सेना लेकर के जब बाबर आया तो बाबर के पास तो इतनी सेना नहीं थी, पंजाब के जो गवर्नर था उसके पास भी इतनी सेना नहीं थी, और भी नहीं थी, 1.25 लाख की सेना थी, तो साथ तो दिया ना। ये मकसद नहीं होगा कि वो भारत में रहे, मैं इस बात से सहमत हूं टोड साहब के। वो ये सोच रहे थे जैसे पुराने आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, वैसे वो लूट के चला जाएगा, जैसे तैमूर ने किया था, जो उसका वंशज था, जिसका अकबर। तो स्वाभाविक सी बात है, वो सारी चीजें कहीं आती हैं तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रहा होगा। लेकिन मैं न तो उन्हें गद्दार कह सकता हूं, न किसी और को कह सकता हूं। सत्ता का एक चेहरा होता है, वो सत्ता के लिए तमाम बार गलत सही सारे रास्ते अख्तियार करते हैं। इसका आप एक उदाहरण देखिए, राणा सांगा अपने पिता की सबसे छोटी औलाद थे। उनके जो बड़े भाई लोग थे जिन्हें पहले सत्ता देने का चल रहा था, उन्हें सत्ता नहीं दी गई, वह भी एक इतिहास है। या सत्ता कैसे हासिल की गई वो भी एक इतिहास है। नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं अपने पूर्वजों और अपने तमाम पुरोधाओं को नहीं अपमानित करना चाहता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इतिहास मत खोलिए, खोलेंगे तो कुछ अच्छे कुछ बुरे पहलू आएंगे और उससे हम इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चर्चा फिर दोनों पहलू की सिक्के के होगी। मुद्दे पे बात करें, और जब मुद्दे पे हम बात करते हैं तो तथ्य ये है कि आज मुद्दा हमारे आज के वक्त का है कि आज हर व्यक्ति के लिए कैसे बेहतर हो, उस पर हम फोकस करें, ना कि इन फालतू की चीजों से, क्योंकि इससे कुछ हल नहीं निकलना है, इससे कोई आपका सम्मान भी नहीं बढ़ जाना। ठीक है जी। राजपूतों ने एक योगदान दिया है, क्षत्रियों ने इस देश में एक योगदान दिया है, निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, योगदान दिया है, यादवों ने भी योगदान दिया है, भाई कृष्ण भगवान को इनकार कर देंगे क्या? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं हर किसी का है, उसे वो मत कीजिए। ठीक है अजय जी, आखिरी बात कह के खत्म करो। थोड़ा सा शिवाजी पे भी बोल दीजिएगा शुक्ला जी, शिवाजी वाला भी, क्योंकि जो सवाल उन्होंने किया है मैं उसी पे बोलूंगा, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, उससे ज्यादा नहीं, इसीलिए मुझे मालूम है।
है तो मुझसे यदि वो ये सवाल कर देंगे तो मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है इस पर हमें मिट्टी डालनी चाहिए, आगे बढ़ने की दिशा में सोचना चाहिए, कैसे हमारा देश आगे जाए, समृद्ध हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो, इस पर हम काम करें। थैंक यू। खेमचंद शर्मा बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, जय श्री राम। नमस्कार। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं जिस तरीके से अभी बहुत स्मार्ट तरीके से हमारे महापुरुषों पे सवाल उठाया गया, उसको जनरलाइज किया गया, वो बहुत ही दुखद है। और वो महान पत्रकारों के द्वारा किया जा रहा है, वो और भी ज्यादा दुखद है। आप इस तरीके से हमारे महाराज शिवाजी पे, महाराणा प्रताप पे, राणा सांगा जी पे या गुरु तेग बहादुर जी पे आप सवाल उठाएंगे तो वो उचित नहीं है। और वो भी किसके लिए? कहाँ से बात शुरू होती है? औरंगजेब, मतलब औरंगजेब को डिफेंड करने के लिए। तो कवर फायर किसके खिलाफ करेंगे आप? हमारे जो महापुरुष हैं उनके खिलाफ। या जाति की बात नहीं है, या सनातन की बात है, या धरती के पुत्रों की बात है, आप उनको डिफेम कर रहे हैं। और किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी पार्टी के नेता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत, या और भी मैं तो कहूंगा कि ले दे के कुछ। मैं समझता हूँ रामजी लाल सुमन ने तथ्यात्मक गलत नहीं कहा, गद्दार शब्द उन्होंने गलत कहा, इसलिए ये बात मत करिए। आपने पत्रकारों शब्द कहा है, पत्रकारों शब्द हटा दीजिए, आपने गलत क्योंकि और कोई पत्रकार बोला नहीं है, अकेले मैं बोला हूँ। आप उस व्यक्ति से भी इसलिए ज्यादा पत्रकारों शब्द मत कहिए। जो अपने आप को शर्मा, सीधा आप असल में दिमाग में गोबर भरते घूम रहे हैं, तो आप जो जिस तरह से डिफाइन करेंगे, ज्ञान नाम की चीज नहीं है, उनसे भी ज्यादा। इसलिए अजय जी बोलने दीजिए। आपने आप आपने क्वेश्चन उठाया है हमारे जो सिखों के गुरु हैं, ये और ज्यादा डैमेजिंग है। आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं और आप अपने महापुरुषों पे, अपनी संस्कृति पे, अपने विचारों पे, भारत माता के पुत्रों पे सवाल उठा रहे हैं। वो भी किस लिए? कि औरंगजेब को डिफाइन किया जा सके, जनरलाइज किया जा सके, औरंगजेब को भी ये कहा जा सके नहीं वो भी महान था, उसने भी अच्छे कार्य किए। और जिस औरंगजेब के बारे में तो बात ही नहीं हुई खेमचंद शर्मा। औरंगजेब के बारे में कहाँ बात हुई है? यहाँ तो राणा सांगा की बात हो रही है। पूरे मुद्दे को ही डाइवर्ट कर रहे हैं। नहीं, डाइवर्ट आप कर रहे हैं। असल में इतिहास को आप अपने हिसाब से, अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। इतिहास आपके हिसाब से नहीं चलेगा। इतिहास के दोनों पहलू हैं, दोनों देखने पड़ेंगे। वो अपने शर्मा जी, दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। दिमाग में गोबर भर के घूमेंगे तो फिर बात अलग है। देखिए, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, आपको वो देखना पड़ेगा, तथ्य को आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल पहलू जो है देखिए। मैं समाजवादी पार्टी के नेता को भी कंडेम करता हूं और ऐसे इंटेलेक्चुअल पत्रकारों को भी कंडेम करता हूं जो अपने महापुरुषों पे सवाल उठाते हैं। कोई सवाल उठाने का जिस तरीके से हिस्ट्री लिखी गई, तोड़ मरोड़ के हिस्ट्री लिखी गई, हिस्ट्री आप किताबों के आधार पे आप नहीं कर सकते। देखी थी हिस्ट्री लिखी गई गलत, आपने लिखी थी, मतलब ऐसी बात करेंगे जैसे हिस्ट्री आपने लिखी होगी। आपको ABCD पता नहीं है हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही होती है, आप हिस्ट्री तो हिस्ट्री ही होती है, वो कहीं पर भी वो नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना नजरिया हो सकता है। हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री है, आपके हिसाब से हिस्ट्री नहीं बन जाएगी, फर्जी हिस्ट्री नहीं बन जाएगी। भाजपा फर्जी हिस्ट्री बनाने का काम करती है, वो तो नहीं चलेगा। सवाल उठा रहे हैं, फर्जी हिस्ट्री तो नहीं चलेगी, संदेह कर रहे हैं, फर्जी हिस्ट्री नहीं चलेगी। जो आताताई थे, जो तथ्य मौजूद है उसी से ही हो। कवर फायर दे रहे हैं और आताताइयों पे सवाल ना उठे, उन पे चर्चा ना हो, उसके लिए कवर फायर दे रहे हैं। हो सकता है जरूरत क्या है शर्मा जी, जरूरत क्या है इतिहास के पन्ने पलटने की? विकास की बात करो, वर्तमान की बात करो, आगे की बात करो, छोड़ दो इतिहास, क्यों चक्कर में पड़े हो? जो अपने पूर्वज हैं, अपने हमारे जो आइडल हैं, उन पे सवाल उठा रही है, महाराणा प्रताप पे उठा रही है, उनके वंशजों पे उठा रही है, उनके पूर्वजों पे उठा रही है। वो कल को गुरु तेग बहादुर पे उठाएगी, भगवान राम पे भी सवाल उठाए, माता सीता पे भी उठाए, कृष्ण पे भी उठाए। कोई बचा हो तो उसका भी नाम ले लो, सभी महापुरुषों पे सवाल बचा हो उसका भी नाम ले लो, लपेट दो सब। तो मैं ऐसे औरंगजेब के सपोर्टर, सिंपैथाइजर, वंशज, हुसेवर, मैं सबको कंडेम करता हूं। उनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत। जवाब सीधा है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मैं माफी के साथ मैं दोनों मेहमानों को रोक रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं। एक छोटी सी टिप्पणी रविंद्र प्रताप सिंह की, प्लीज दोनों मेहमानों से मेरा अनुरोध है, अब बिल्कुल शांत हो जाए। रविंद्र प्रताप एक छोटी सी टिप्पणी, मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा जल्दी से। रविंद्र प्रताप, लेकिन जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल है, अगर वही वो भाषा ठीक है, ये ज्यादा करने में है।
रविंद्र प्रताप सिंह, एक छोटी सी टिप्पणी, अब मेरे पास वक्त नहीं है, दोनों मेहमानों से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं, अब वक्त नहीं, प्लीज रविंद्र प्रताप अनम्यूट करिए। भाई ढेर सारे आरोप लगे हैं कि अगर आपने मुझे बुलाया था हाँ। तो कम से कम मुझे गाली देने से बचाना चाहिए था। तथ्यात्मक बातें ही कर रहा था, मैंने तथ्यात्मक बातें नहीं किया। आपने उस प्रवक्ता को नहीं रोका गाली देने नहीं, से। मैं लगातार रोक रहा, शायद आप सुन रहे, आप लड़ने में व्यस्त थे दोनों लोग, मैंने लगातार रोका, उस आदमी को अनम्यूट भी किया मैंने, और आप उस आदमी को हटाया भी, अनम्यूट भी किया मैंने। मेरा कतई उद्देश्य नहीं रहता कि मैं किसी को अपमानित करने के लिए बुलाता हूं, कभी चौहान साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये गाली गलौज और माँ बाप तक पहुंचने की परंपरा ठीक नहीं है। कल्चर शुरू हो गया है, हमें भी लोग गालियां देते हैं, कल्चर शुरू हो गया है। बोलिए। चलिए, अभी तो जो गलत है वो गलत रहेगा। जी बोलिए। अब मेरा ये कहना है कि हम आपके नेता ने तो हमारे पूर्वजों को गाली दी है रविंदर भाई, और आप इतना गुस्सा कर रहे हैं कि आपको कोई पर्सनल गाली देगी। हमारे पूर्वजों को नहीं, आप ही की पार्टी का नेता था, वो आपसे पहले आया था, उनको गरिया गया। लेना चाहिए तो उसको कंडम नहीं करना चाहिए आपके नेता को, समाजवादी पार्टी के नेता को, जिसने हमारे पूर्वजों को गाली दी है। ये विषय पर्सनल होने का ही नहीं। और मैं आशा करता हूँ आप एक अच्छे प्रवक्ता हो, उन्होंने गलत किया है तो ऐसा नहीं करोगे। तो गलत किया है तो राज्यसभा के चेयरमैन आप ही की पार्टी के हैं, करवा दीजिए, बर्खास्त करा दीजिए। चेयरमैन होते हैं, फिर से आप गलत मैं फिर कह तो रहा हूँ, बर्खास्त करा दीजिए यदि गलत किया है तो आप वो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। रविंद्र प्रताप सिंह, मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे क्षमा चाहता हूं कि आपको मेरे शो में आकर अपमानित होना पड़ा, मैं माफ़ी चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से, और कोशिश ये करूंगा कि इस तरीके से जो लोग कभी कभार धोखे से अनजाने में जुड़ जाते हैं मेरे कार्यक्रम में, पहला ही वाकया है, तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा। नमस्कार।